तो आइए आज पोएम नंबर 2 आपके कोर्स में जो है राजू प्रकाशन की बुक से आपको पढ़ाते हैं। पोएम नंबर 1 पढ़ाया जा चुका है। तो पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम। एलिमेंट्री माने होता प्राथमिक, जैसे आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता प्रारंभिक गणित, तो प्रारंभिक या प्राथमिक। इस क्लासरूम माने होता कक्षा का कमरा, कक्षा कक्ष। स्लम माने होता झोपड़ पट्टी। तो पूरे का अर्थ होगा एक झोपड़ पट्टी में बना हुआ एक प्राइमरी स्कूल का कक्षा कक्ष। झोपड़ पट्टी में बना हुआ है वो स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, बना कहाँ? झोपड़ पट्टी में। झोपड़ पट्टी या गंदी बस्ती का सकते। तो देखिए एक झोपड़ पट्टी में बना हुआ प्राथमिक विद्यालय का कक्षा कक्ष, ये जो है पोएम का नाम है। इस पोएम को लिखे हैं स्टीफन स्पेंडर। कवि कौन है? स्टीफन स्पेंडर। और ये एक इंग्लिश पोएट हैं एंड एसेइस्ट है। पहले में दिया गया, देखिए 1909 में पैदा हुए थे, 95 में मरे थे। और अबाउट पोएम आप जान लीजिए कविता में है क्या। तो कविता में जो है देखिए बताया गया है स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम ऑफ टायरोलिस वैली ऑफ ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस। यह स्थान का नाम है। तो यहाँ पर जो है एक झोपड़ पट्टी है, उसमें कुछ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। तो उन स्कूल के बच्चों के जीवन का एक सच्चा चित्रण जो है स्टीफन स्पेंडर क्या किए हैं? प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। टायरोलिस वैली है, घाटी है, ये ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस में पड़ता है। प्रोविंस माने होता प्रांत, ठीक है, वो उसका नाम है। वहीं पर झोपड़पट्टी है, तो झोपड़पट्टी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। झोपड़पट्टी मतलब सुबह गंदी बस्ती है वो, ठीक है, वहाँ कुछ बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं उसमें। द चिल्ड्रेन आर इन वेरी मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, यानी कि उस झोपड़पट्टी में जो बच्चे हैं वो बहुत गरीब हैं, उनकी मिजरेबल कंडीशन है, दयनीय दशा है। क्यों है? ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण, और इलिटरेसी मतलब निरक्षरता। लिटरेसी माने साक्षरता, उसी उल्टा निरक्षरता के कारण वो गरीब हैं, पढ़ने लिखने को उनको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पा रहा है, तो उसी में पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वीआईपी स्कूल में वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो झोपड़पट्टी में जो स्कूल बना है उनकी गंदी बस्तियों में, वहीं तक वो सीमित है, कहूँ बाहर जाके बहुत अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं। दे आर डिप्रेस मतलब वो परेशान हैं बच्चे हैं। देयर पेल फेसेज एक्सप्रेसेस सैडनेस, पेल मतलब पीला, उनका पीला चेहरे पर पीलापन है, जैसे ब्लडलेस शरीर हो जाता है, रक्तहीन हो जाता है, तो उनके चेहरे पर पीलापन है, क्योंकि वो बच्चे को बहुत ज़्यादा पोषण भी नहीं मिलता, वो माइल न्यूट्रिशन के शिकार है, मतलब कुपोषण, शरीर कुपोषण से ग्रसित है, अच्छे पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, चेहरा पीलापन है, ठीक है। तो इस तरह की उनकी कंडीशन हो गई है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, लाइफ में निराश हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, उनकी उदासी को उनका पहले चेहरा जो है प्रकट कर दे रहे हैं, देखने से लग रहा है कि वो कितने उदास हैं। दे लुक लीन स्किनी एंड बोनी, मतलब वो ऐसे दिखते हैं, दुबले पतले दिखते हैं, स्किनी मतलब पतला, जैसे इतना, जैसे उनके हड्डियां तक दिखाई पड़ रही हैं चमड़े से, और दुबले पतले हैं, उनकी हड्डियां तक दिखाई पड़ रही हैं, मतलब बहुत कमज़ोर हैं, जैसे कंकाल तंत्र होता ना, इतना दुबला पतला, कंकाल की तरह हड्डी दिखाई पड़े, इस तरह की उनकी बच्चों के चेहरे हैं, कंडीशन है, इतना मतलब वो बेचारे दुबले पतले हैं, बीमार हैं, कुपोषण के शिकार। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स विच कांट रेसिस्ट एनीथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो इस यहाँ इस कविता के बारे में बताया, ये सारी बातें आपको कविता में भी डिटेल पढ़ाया जाएगी, इसलिए मैं आपको केवल इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या है इसमें, तो उसको आप सुन लीजिए अच्छे से। तो मतलब कवि जो है उनकी तुलना भी कर रहा है, उन बच्चों की क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है, किस तरह के बच्चे हैं। तो वो कह रहा है कि दे आर लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस माने होता है जड़ विहीन, रूट माने जड़ होता है, वीड्स माने घास होता है, खरपतवार होता है। मतलब जैसे वो बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई घास है, खरपतवार है, उखाड़ दिया गया है, तो उसी तरह से वो दिख रहे हैं, मतलब उनका चेहरा भी उखड़ा हुआ है, मतलब उदास हैं, और उनके बाल भी उस तरह से हैं। जैसे ये बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे कहीं कूड़ा उड़ा बीनने वाले बच्चों को आप देखे होंगे,
तो उनके बाल वगैरह कैसे दिखते हैं, ज़्यादा कंघी उंघी नहीं किए रहते हैं, ऐसे उखड़े उखड़े से रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हाँ बिखरे हुए बाल रहते हैं, तो उसी तरह की इन बच्चों के बाल हैं। उन्हीं बच्चों का आप मानसिक चित्र ले आइए, कूड़ा बीनने वाले बच्चे कैसे दिखते हैं, पतले दुबले पतले रहते हैं। मतलब अगर वो ज़्यादा अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे हैं और उनके बाल वगैरह कंघी वगैरह भी अक्सर नहीं किया रहता, तो इसी तरह के ये बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए इनकी तुलना रूटलेस वीड्स से किया गया। और विच कांट रेसिस्ट एनीथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, मतलब उनके अस्तित्व के लिए जो, ठीक है, कुछ अपने अस्तित्व के लिए इस तरह से वो परेशान है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दे आर फिजिकली वेरी वीक एंड अंडर नरिश्ड, वे शारीरिक रूप से बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, और उनका नरिशमेंट यानी पोषण भी उनको अच्छे से नहीं मिल पा रहा। स्पेंडर वॉइसेज हैव कंसर्न फॉर दी चिल्ड्रेन हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। तो स्पेंडर जो कवि हैं, वॉइसेज माने अपनी आवाज़ को उठाते हैं, हैव कंसर्न फॉर दिस चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए जो उनकी चिंता है, इन बच्चों को उन्होंने देखा स्पेंडर, तो उनको चिंता हुई कि इन बच्चों का भविष्य इस तरह से अंधकारमय है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी रही, गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है इनके सपोर्ट, ठीक। यहाँ की झोपड़पट्टियों में पढ़ रहे हैं, यहाँ का माहौल सही नहीं है, जो मकान में वो पढ़ रहे हैं तो बिल्डिंग में वो बिल्डिंग भी नई नहीं है, पुरानी है, टूटने के कगार पर है। तो ये सब कंडीशन को देखकर वो अपनी चिंता जाहिर करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। स्पेंडर हु लिव इन ऑल देयर लाइफ इन स्लम, जो करें कि जो बच्चे पूरे जीवन भर इन झोपड़पट्टियों में ही रह जाते हैं, वहीं पर स्कूल बना है उसमें पढ़ते हैं, वो झोपड़पट्टियों में गंदी बस्तियों में ही रह जाते हैं। स्लम में से होता है झोपड़पट्टी गंदी। एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, और जीवन का जो वास्तविक आनंद है उसका ये कभी आनंद मतलब कि इंजॉय नहीं कर पाए, खुशी नहीं उठा पाए हैं, इनके लाइफ में आनंद है ही नहीं, मतलब जीवन अंधकारमय है, दुखमय है, कष्ट में है। ही मेक्स ए फ्रांटिक अपील टू द एजुकेटेड एंड ऑफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वह समाज के जो शिक्षित लोग हैं, अफ्लुएंट लोग हैं, अफ्लुएंट मतलब तो रिच, वेरी रिच पर्सन, बहुत धनी लोग हैं, उनसे एक अपील करता है कवि जो है, ठीक है, कि टू बेटर द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन थ्रू एजुकेशन, की इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिया जाए, उनके भविष्य को अधिक अच्छा बनाया जाए, इसलिए वो अपील करता है उनसे। इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी, तो कवि के अनुसार अगर वो ऐसा करेंगे तो यह सामाजिक जो है इनजस्टिस, अन्याय, सामाजिक रूप से जो उनके साथ अन्याय हुआ है, सामाजिक रूप से उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि समाज में सबको जीने का, खाने का, रहने का, शिक्षा पाने का अधिकार है, तो इनको सारे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। एंड क्लास माने वर्ग इनइक्वलिटी, और जो जिस वर्ग में है वो निम्न वर्ग में है, उनके साथ असमानता का व्यवहार किए गए हैं। संविधान के द्वारा सबके साथ, सबको पढ़ने का और सबको जैसे शिक्षा देने का सरकार के द्वारा, जैसे अपने इंडिया में ये कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, 8 तक के जो पढ़ रहे हैं बच्चे, इसलिए उनको मुफ्त शिक्षा दिया जाए, उनको भोजन दिया जाए, मिड डे मील वगैरह जो योजनाएं चल रही हैं, उनको सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दिया जाए, और पढ़ने का उनको अधिकार है, माता पिता को भी उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक। तो इसमें सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए, फीस, कपड़े से लेके भोजन, सब कुछ, तो इसमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, झोपड़पट्टी जिस गंदी बस्ती में रह रहे हैं, वहाँ का जो स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, वहाँ के अधिकारी लोग नहीं देख पा रहे हैं, और उनको जो है अच्छे भोजन नहीं मिल पा रहा है, तभी तो कुपोषण के शिकार हुए हैं, तो इसकी भी अव्यवस्था है, और अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है उनको, तो ये बेहतर स्कूल में एजुकेशन नहीं दिया जा रहा, झोपड़पट्टी में जो है वहीं तक वो सीमित है, उसको भी अच्छी रिपेयरिंग नहीं हो पा रहे, जो कमरे हैं स्कूल के वो हवादार नहीं है, वहाँ अंधेरा कम है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जैसे मोटी मोटी दीवारें, उसमें जंगला वगैरह, खिड़की वगैरह अच्छे से नहीं लगा है, प्रकाश युक्त, ये सारी सुविधाओं की कमी है, तो कभी इस तरह ध्यान दिलाने के लिए जो है अपील करता है, और जो है ताकि सारे अधिकारियों का और वहाँ के निरीक्षक लोग जो हैं, सबका ध्यान, वहाँ के जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग भी, सब लोग उस पर, सरकार भी उस पर ध्यान दे, और अच्छे से वहाँ का माहौल बनाए, स्कूल का डेवलपमेंट करें, पढ़ाई लिखे अच्छे से, वो आगे बढ़ें, इसलिए कभी अपनी आवाज़ को उठाता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो है वन लाइन वाइज लाइन हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला स्टैंजा है, फार फ्राम गस्टी वेव्स। फार माने होता है दूर, फार माने भी होता है दूर, फार माने होता है बहुत बहुत दूर, फ्राम गस्टी वेव्स, गस्टी माने होता है झोंकेदार, वेव्स माने होता है लहरें, गस्ट माने होता है हवा का झोंका, उसको गस्ट कहते हैं, ठीक। तो गस्टी माने होता है झोंकेदार। तो फार फ्राम गस्टी वेव्स,
वेव्स, वेव्स माने होता लहरें, झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर है। दीज चिल्ड्रंस फेसेज माने इन बच्चों के चेहरे। तो इन बच्चों के चेहरे कभी कह रहा है कि किन बच्चों के चेहरे, जो झोपड़पट्टी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। स्लम माने होता है झोपड़पट्टी या गंदी बस्ती, ठीक, गंदी बस्ती है वहीं पर वो, ठीक है, झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो वही कहना कि इन बच्चों के चेहरे जो है, इन मतलब इन झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर हैं। ऐसा क्यों कहा गया है झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर है? क्योंकि वो मतलब उसी झोपड़पट्टी तक ही सीमित हैं, बहुत ज़्यादा दूर उस एरिया को छोड़ को कभी गए नहीं हैं। होता क्या है कि कुछ लोग जैसे जाते हैं बीच पर, जाते हैं समुद्र के तट के किनारे, नदी किनारे घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, वहाँ का इंजॉय लेते हैं, लेकिन ये बच्चे यहाँ से कहीं दूर कभी गए ही नहीं, इनको टूर पर भी नहीं ले जाया गया, घुमाया नहीं गया, इस सारे दृश्य का आनंद नहीं लिया। तो इस तरह से झोंकेदार लहरों के से दूर नहीं रहेंगे, जब गए ही नहीं है तो उनसे क्या हैं, दूर हैं। इसलिए कहा गया इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर हैं। आई होप पहला लाइन समझ में आ गया होगा और स्टोरी भी आपको बता दिए समझने भर का। दूसरी लाइन का है लाइक रूटलेस वीड्स। अब का भी जो है इनके बच्चों की तुलना किया जा रहा है, इसमें सिमिली का प्रयोग किया गया है। लाइक माने होता है तरह या जैसे, रूटलेस माने होता है जड़ विहीन या उखड़ी हुई, ठीक है, जड़ विहीन मतलब जिसके जड़ उखाड़ दिया गया। और वीड्स माने होता है घास, होता है घास या खरपतवार, ठीक है, एक प्रकार की। तो कह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार से जो है उखड़ी हुई घासें, ठीक है, उखड़ी हुई घासें होती हैं, यानी उखड़ी हुई घासों के जैसे, लाइक मीन्स जैसा या जिस तरह या जिस प्रकार, उखड़ी हुई घासों के जैसे, लाइक रूटलेस वीड्स, उखड़ी हुई घासों के जैसे। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। द हेयर माने बाल, जो इनका बाल हैं, बालों की तुलना किया जा रहा है उखड़ी हुई घासों से, क्योंकि काम वगैरह नहीं किए गए, कंघी नहीं किए गए बच्चे, इनकी कंडीशन ऐसा है। तो उखड़ी हुई घासों के जैसे, द हेयर माने इनके बाल, टार्न, ठीक है, टार्न माने होता है उसे मुड़ा हुआ होना, मुड़ा हुआ होना मतलब यहाँ टार्न राउंड, चारों ओर से मुड़े हुए हैं, मतलब बिखरे हुए हैं। उखड़ी हुई घास के जैसे जो है उनके बाल जो है बिखरे पड़े हुए हैं, मतलब बिखरे पड़े हुए मतलब बिना कंघी के हैं। देयर पैलर, ठीक है, पैलर माने होता है पीला चेहरा, पैलर मीन्स होता है पेल फेस, पीला चेहरा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर से बता दे रहे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, उनके पीले चेहरों पर उनके जो बाल हैं वो क्या है, बिखरे पड़े हुए हैं। किसके जैसे बिखरे पड़े हुए हैं? उखड़ी हुई घास के जैसे उनके पीले चेहरों पर, चेहरा तो पीला दिखाई पड़ रहा है बताए तो क्योंकि वो कुपोषण के शिकार हैं, ठीक है, अच्छा मात्रा में उनके शरीर में ब्लड नहीं है तो पीलापन आ जाता है, ठीक। तो उखड़ी हुई घास के जैसे उनके पीले चेहरों पर उनके बाल बिखरे हुए हैं। तो ये दूसरा लाइन का अर्थ हो गया। अब ये क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा कि झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के बाल कैसे हैं, ये पूछ लिया जाएगा, किसके समान है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, रूटलेस वीड्स, ये सब ये लाइन दे देगा। एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आएगा इसमें आपके पोएट्री में जो छांटने के लिए आएगा, उसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। ये लाइन दे देगा, कह देगा विच फिगर ऑफ स्पीच द पोएट यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया? तो सिमिली का प्रयोग किया गया। सिमिली माने होता है उपमा अलंकार। 7 अलंकार आपके कोर्स में निर्धारित हैं, ठीक, तो उसको भी आपको पढ़ा दिया जाएगा बाद में। 11 में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो फिर 12 में आपको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। तो 7 अलंकार भी आपके कोर्स में हैं, ठीक। लाइक माने होता है समान या जैसा, जैसे हिंदी में अलंकार नहीं होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मिटाओ, और उत्प्रेक्षा जैसे हाई स्कूल में पढ़े थे, तो सी सा सरिस समान, ठीक है, ये सब पहचान होती ना उपमा अलंकार, ठीक है, मनु मानो जनु जानो जनो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है, ठीक। तो इस तरह से इस नियम में भी लाइक, सो, एज, ये 3 शब्द होते हैं, आता है तो उसमें सिमिली का प्रयोग किया जाता है, किसी के समान बताया जाता है, ठीक। तो इसमें सिमिली का प्रयोग होगा। ये सब क्वेश्चन आपको लिखाए जाएंगे, आगे दिए गए हैं। अभी आप समझते चलिए लाइन बाई लाइन क्या कहा जा रहा है, उस स्टोरी अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, हर लाइन का मीनिंग आ रहा है, तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। अगला देखिए, अगली लाइन क्या है, द टाल गर्ल। अब उसमें एक लड़की का भी वर्णन किया जा रहा है, ठीक, लड़की की कंडीशन बताया जा रहा है। द टाल गर्ल माने एक लंबी लड़की, कभी देख रहा है लंबी लड़की है, विथ हर वेड डाउन हेड, ठीक है, वेड माने होता है झुका हुआ, डाउन माने होता है नीचे, हेड माने सिर, यानी कि जो अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए हुए क्या है, बैठी हुई है,
कवि एक लड़की को देख रहा है, वहाँ पर वो लड़की जो है द टाल गर्ल, देखने में लंबी लड़की है, तो कहना कि वह लंबी लड़की विथ हर वेट, अपने वजन को झुकाए हुए, डाउन माने नीचे, हेड माने सिर, सिर पर अपने वजन को झुकाए हुए नीचे है, मतलब नीचे बैठी हुई है, ज़्यादा बोझा है तो लेके जा नहीं पा रही तो बैठ गई, ठीक है, तो रेस्ट करने लगी आराम करने के नाते, तो इस तरह से कंडीशन में वो बैठी हुई, लंबी लड़की अपने सिर पर वजन को जो है झुकाए हुए नीचे बैठी हुई है। अब पूछ लिया जाए किस अवस्था में बैठी हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा अपने वेट डाउन हर हेड, ठीक है। द पेपर सीमिंग बॉय, ये सब क्वेश्चन समझिए, हर लाइन के ऊपर अपने आप में सोचिए, बहुत सी बातें की, बहुत अच्छी पोएम है, दैनिक दशा का वर्णन किया गया है, तो आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। द पेपर सीमिंग बॉय, आगे फिर कभी जो है करा कि द पेपर सीमिंग बॉय माने, पेपर माने होता है कागज, सीम माने होता है लगना या प्रतीत होना या दिखाई पड़ना होता है, तो पेपर सीमिंग बॉय माने होता है कागज के जैसा दिखाई पड़ने वाला लड़का। कागज कैसा होता है, पतला होता है, तो वो लड़का पतला है इसलिए उसकी तुलना पेपर से कर दिया गया है, ठीक, कि कागज की तरह जो है, कागज पतला होता है तो उसी करें कि कागज के जैसे जो है दिखने वाला लड़का, अर्थात एक बहुत सा पतला लड़का, थिन बॉय, ठीक। विथ राइट्स आइज, जिसकी आंखें कैसे, राइट माने होता है चूहा, तो जिसकी आंखें जो है चूहों के जैसी हैं। अब यहाँ चूहों के जैसी आंखों का मतलब क्या होता है, जिसकी आंखें चूहों के जैसी हैं, जैसे आप देखते होंगे चूहे जब इधर से उधर जाते रहते हैं, भूख लगी रहती है, इधर से उधर भोजन की तलाश में, दाना की तलाश में इधर उधर रहते हैं, तो भूख लगते हैं तो इधर उधर देखते रहते हैं कहाँ कुछ मिल जाए, उठा के खा लेते हैं किसी दाने को। तो उसी तरह से कहना है जिसकी आंखें चूहों के जैसी हैं, अर्थात जो चूहे जैसे मतलब भूख लगने पर इधर उधर देखते रहते हैं कुछ मिल जाए खा ले, तो उसी तरह से ये बच्चे हैं, ये भी भूखे हैं, इनको ज़्यादा पोषण नहीं मिल पा रहा, भोजन नहीं मिल पा रहा, तो ये इनकी आंखें भी भोजन की तलाश में, चूहों के जैसे भोजन की तलाश में इधर उधर हाँ पड़ रही हैं, इनकी आंखों की नज़र इधर उधर, ये अपनी नज़र को डाल रहे हैं भोजन की तलाश में इधर उधर चूहों के जैसे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, द स्टंटेड अनलकी हेयर, ठीक है, तो स्टंटेड माने होता है हाँ अविकसित, और कह रहे हैं कि अनलकी हेयर, अनलकी माने होता है दुर्भाग्यशाली, एयर माने होता है उत्तराधिकारी, उसमें हेयर इसको नहीं पढ़ेंगे, एयर पढ़ेंगे, ये साइलेंट है, ठीक है, एयर माने होता है उत्तराधिकारी, ठीक। तो अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ठीक है, ट्विस्टेड माने होता है मुड़ी हुई या, ठीक है, विकृत चाहे का, तो ट्विस्ट माने मोड़ना होता है, जैसे कि लाइफ में ट्विस्ट आ गया, एक मोड़ आ गया, टर्न आ गया, ठीक, ट्विस्टेड माने मुड़ी हुई या विकृत का, तो विकृत, जैसे जो हड्डी उड्डी मुड़ जाती है विकृति आ जाती है उसमें। बोन्स माने होता है हड्डी, तो विकृत हड्डियों का, अविकसित विकृत हड्डियों का दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है वो। मतलब क्या, आगे भी पढ़ लो तब समझ में आ जाएगा। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग माने होता है दोहराना, ठीक है, रिसाइटिंग मीन्स होता है रिवाइज, दोहराना, वह दोहरा रहा है। ए फादर्स नाल्ड डिजीज, फादर माने पिता के, नाल्ड डिजीज, नाल्ड डिजीज माने होता है गठिया रोग, नाल्ड माने उसे होता है गांठ होता है, नाल्ड गांठ पड़ जाना, मुड़ जाना, डिजीज माने होता है रोग, तो नाल्ड डिजीज माने होता है गठिया रोग, उसका अर्थ यहाँ गठिया रोग से है। तो मतलब कि गठिया गांठ की बीमारी, मतलब वही गठिया की बीमारी, गठिया का रोग, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, वही सब जॉइंट पेन। तो कह रहा है कि वह अपने पिता की गठिया रोग की बीमारी को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। फिर से समझो, इसको ध्यान से समझो, टाइम भले लगेगा, अच्छे से समझाएंगे तभी आएगा, जल्दबाजी में पढ़ोगे तो समस्या होगी आपको क्वेश्चन का अर्थ देने में। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, कहने मतलब कह रहे हैं कि ये लड़का जो है, जो कागज की तरह पतला दिख रहा है, वही लड़कों की बात किया जा रहा है, वो आप मतलब विकृत हड्डियों, आप विकसित विकृत हड्डियों का, अनलकी एयर दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। ये स्टंटेड ऑफ ट्विस्टेड बोन्स का अर्थ एक साथ लिया जाएगा और ये अनलकी एयर का एक साथ लिया जाएगा, ठीक। तो आप विकसित विकृत हड्डियों का दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी पिता के गठिया रोग की बीमारी को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब जान लो, गहराई से बता रहे हैं। अब जैसे इनके पिता जो थे बच्चे के, उनको भी गठिया रोग हुआ था, वो भी कुपोषण के शिकार थे,
तो अगर वो दुबले पतले हैं तो कहा गया जीन्स का असर, तो बच्चा भी उसी तरह से स्वस्थ पैदा नहीं हुआ, स्वस्थ नहीं है वो भी, और उसको भी उतना ज़्यादा भोजन पानी अच्छे ढंग से नहीं मिल पा रहा है, जब पिता को भी नहीं मिल पा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसके पिता को गठिया रोग हुआ था तो उसको भी गठिया रोग हो गया, तो उसका दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी हो गया ना, तो वो जो है पिता से जो है विरासत में जो है उसको वो रोग मिल गया, उससे आदमी कुछ कर नहीं सकता है। तो इस तरह से आप लोग विज्ञान के छात्र उतना जान रहे हैं। तो अविकसित विकृत हड्डियों वाला जो है दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी लड़का अपने पिता की गठिया रोग की बीमारी को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। आगे है हिज लेसन, क्या दोहरा रहा है, तो मतलब बीमारी को तो दोहरा ही रहा है वो, मतलब उत्तराधिकारी है वो अविकसित विकृत हड्डियों वाला ये लड़का क्या है, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है बीमारी के मामले में, उस बीमारी को जान लीजिए। और दोहरा रहा तो और क्या दोहरा रहा, और हिज लेसन, और अपना पाठ दोहरा रहा है, उधर बीमारी इसको पकड़ी है, उसका उत्तराधिकारी हो गया दुर्भाग्यशाली, और अपने पाठ को दोहरा रहा फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, स्कूल की कक्षा में जो पटपट्टी में जो बना है विद्यालय उसकी कक्षा में पीछे बैठ कर वो बेचारा अपना पाठ भी क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, इसी कंडीशन में दोहरा रहा है। ए बैक ऑफ द डिम क्लास, तो अपनी डेस्क से बैठकर वो अपना पाठ दोहरा रहा है, और कहाँ बैठा हुआ, ए बैक एट बैक माने पीछे की डेस्क ऑफ डिम क्लास माने होता है अंधकारमय क्लास, डिम माने अंधकार धुंधला, क्लास माने कक्षा, तो मतलब वो धुंधले कक्षा के पीछे, ठीक है, एट बैक ऑफ ड्रीम क्लास, धुंधली कक्षा के पीछे, ठीक है, बैठकर क्या कर रहा है, अपने पाठ को दोहरा हुआ, मतलब धुंधली कक्षा के पीछे बैठा। धुंधली कक्षा क्यों कहा गया, क्योंकि उस क्लास में बहुत ज़्यादा बढ़िया रोशनी नहीं है, तो धुंधली कक्षा के पीछे बैठा हुआ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, तो वह धुंधली कक्षा के पीछे वो बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ है, वन माने एक, अननोटेड माने उपेक्षित, नोट माने ध्यान देना, कहते नोट कर लो, गौर करना, ध्यान देना, अननोटेड माने जिस पर कोई ध्यान न दे, यानी उपेक्षित, कहते हैं इसको उपेक्षित कर दिया गया, मतलब ध्यान न दिया जाने वाला, एक उपेक्षित या ध्यान न दिया जाने वाला। स्वीट माने प्यारा, मधुर या प्यारा, लवली, एंड यंग माने होता है छोटा मतलब छोटी उम्र का बच्चा, नौजवान, आप अल्पवयस्क जिसको कहते हैं, छोटा। तो कह रहा है कि फिर से बता दे रहे हैं, वन नोटेड स्वीट एंड यंग, तो ये पूरे का अर्थ एट बैक ऑफ डिम क्लास वन नोटेड स्वीट एंड यंग, धुंधली कक्षा के पीछे वो बैठा हुआ है, और वह लड़का एक उपेक्षित, मधुर और छोटा सा है, मतलब अभी वयस्क नहीं हुआ है, बहुत कम उम्र का है, यंग मतलब कम उम्र का है। हिज आप पूरा मिलाकर भी कह सकते हो कि मतलब एक ठीक है, मतलब कि धुंधली कक्षा के पीछे एक उपेक्षित, प्यारा और कम उम्र का बच्चा जो है बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन ड्रीम, उसकी आंखें सपनों में रहती हैं, मतलब स्वप्न देखती रहती हैं, ठीक, जो चीज़ें उसके पास नहीं उसका सपना ही देखेगा ना, हमको मिल जाए, अच्छी चीज़ें खा लें, ठीक है, अच्छे स्कूल मिल जाए, पढ़ लें, ठीक, उसकी आंखें सपनों में रहती हैं, यानी सपने देखती रहती है। किसका सपना देखती रहती हैं, खाने पीने का तो देखता ही है। आप स्क्वायरल्स गेम, गिलहरी के खेल का सपना देखती रहती हैं, ठीक है, वह उसकी आंखें जो है गिलहरी के खेल के सपने में देखती रहती हैं, खेल का सपना देखती रहती है। इन ट्री रूम, पेड़ के मोखलों में, रूम माने होता है कमरा ना, पेड़ के कमरों का मतलब कि यहाँ मोखला होता है एक, मतलब पेड़ में जो बीच में थोड़ा सा गैप स्थान हो जाता है, खाली स्थान, उसी को ट्री रूम कहा गया, मोखले, ठीक। तो कह रहे हैं कि उसकी आंखें जो है पेड़ के मोखलों में गिलहरी के खेल का सपना देखती रहती हैं। अदर दैन दिस, ठीक है, अदर माने दूसरा, दैन दिस माने इससे हटकर दूसरा, इससे हटकर मतलब इस पढ़ाई से हटकर दूसरा ही सपना देखती रहती है। दूसरा सपना क्या, पेड़ की मोखलों में गिलहरी के खेल का सपना देखती रहती हैं। अदर देन मतलब इससे हटकर मतलब पढ़ाई से हटकर, मतलब पढ़ने के लिए गया है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, तो पढ़ने के अलावा दूसरे कुछ सपने देखते रहते हैं। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पढ़ने का मन कहेगा नहीं बच्चे का, तो इस तरह से वो ऐसा भी सपना देखते रहती, इतनी दयनीय कंडीशन है। तो आगे आपको अगला स्टेंजा पढ़ाया जाएगा। तो आज इतना ही, अगले दिन आपको अगले क्लास में अगला स्टेंजा पढ़ाया जाएगा।